यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ बैक एंड से। सिंपल है कि देखिए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक लाइन की बात है। अगर कोई कॉर्पोरेट को, अगर गवर्नमेंट को, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम के लिए पैसा का जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, समझना, बहुत स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम के लिए, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, मान लो एक दिन, मान लो एक साल मैक्सिमम, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर फंड का, पैसे का जरूरत पड़ जाता है, तो वो पैसा कहाँ से उठाएगा? So he or she or company will उठाओ पैसा फ्रॉम द मनी मार्केट, ठीक है। वो मनी मार्केट से पैसे लेगा, मनी मार्केट के थ्रू पैसे लेगा, जितने दिन उसकी जरूरत है उतने दिन पैसे अपने पास रखेगा, उतने का अपना इंटरेस्ट पे करेगा और फिर उतने दिनों के बाद पैसे लौटा देगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्रेडिंग जो होती है, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है किससे? शेयर, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, वैसी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आरबीआई ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है सीसीएल करके, जो मैंने बताया था, उसके थ्रू ट्रेडिंग, खरीद बेच होती है। कॉल मनी नोटिस, जैसे हम लोग उस दिन एसबीआई का एग्जांपल देखे थे कि एसबीआई के पास 8,000 करोड़ रुपया है, इंडियन बैंक को 4,000 करोड़ रुपया का 2 दिन के लिए आवश्यकता पड़ गया, तो एसबीआई को क्या किया? अप्रोच किया, एसबीआई ने उसको कॉल मनी या नोटिस मनी के थ्रू क्या कहते हैं, 2 दिन के लिए पैसा उधार दे दिया। एसबीआई को फायदा हो गया कि एसबीआई को ब्याज मिल गया 2 दिन का, और जो इंडियन बैंक था उसको ये फायदा हो गया कि 2 दिन को उसके पैसे की जरूरत थी, तो 2 दिन के पैसे की उसकी भरपाई हो गई, तो दोनों का काम बन गया। सो जब शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब पैसे की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी जैसे टर्म्स या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। This all are known as a money market instrument. कॉल मनी जब 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, नोटिस मनी जब 2 से 14 दिन के लिए चाहिए, पैसा चाहिए, टर्म मनी जब 14 दिन से ज्यादा और 364 365 दिन से कम के लिए पैसा चाहिए, तो हम लोग टर्म मनी ऑप्शन का यूज करते हैं। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। इसके बाद मनी मार्केट में 5 और नए इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़ा गया है। मैम किसी का अनम्यूट कर लो भाई, अनम्यूट हो गया, देख लो तो। हाँ मैम प्लीज म्यूट कीजिए। ओके, सो मनी मार्केट में और 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट्स है भाई आप लोगों का ट्रेजरी बिल, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स है कमर्शियल बिल, तीसरा इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, चौथा इंस्ट्रूमेंट है रिपो रेट, पांचवा इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व रिपो रेट। जितने कॉमर्स फील्ड वाले होंगे ये सब टर्म कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे। वेट एक मिनट। ओके, सो जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उन लोग के लिए कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है, आप लोग को मैं आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझना। किनका अनम्यूट है यार? सर 3-4 लोग। हाँ सबको म्यूट करो। कौन, कोई कंट्रोलर है क्या अभी इसमें? ऑल म्यूट करवा दो। होस्ट कोई कौन नहीं है? है सर, कंट्रोलर। होस्ट कोई नहीं है सर। इसमें क्या रिदम टूटता है ना, 1 मिनट वेट करो। मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। रूपाली शुक्ला, ज्योति कंवर अपने आप को म्यूट करिए अपने आप को तो, और सुनीता कंवर, आवाज सुन रहे हैं आप लोग दोनों? यस सर। सर यहाँ से तो म्यूट है। नहीं म्यूट नहीं है, आपकी आवाज आ रही है, उसको म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, सुनीता कंवर, हाँ हो गया, ठीक है। आप जो भी हैं प्लीज थोड़ा देखिएगा ना ये म्यूट हो जाए। हाँ 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 हाँ।
चलो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब प्लीज प्लीज अनम्यूट हो, जो भी वो म्यूट हो जाए। क्वेश्चन पूछने के बाद अपने आप को फिर से म्यूट कर ले, अदरवाइज रिदम टूटता है। ओके, तो हम लोग 5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स और पढ़ेंगे आज इसमें। पहला पढ़ेंगे हम लोग ट्रेजरी बिल, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कमर्शियल पेपर, तीसरा पढ़ेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रिपो रेट एंड रिजर्व रिपो रेट। अब एक बात समझ, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, सबका अपना एक एक्सपेंडिचर है, सबका अपना एक खर्च है। और सबकी खर्च करने के बाद मान लो कोई स्टील कंपनी है, ठीक है, स्टील कंपनी जो स्टील का या स्टेनलेस स्टील का यूज करके गेट बनाती है या बर्तन बनाती है, ठीक है। फिर कौन अनम्यूट हो गया यार? श्रद्धा साहू, ये म्यूट करिए अपने आप को। तो श्रद्धा साहू, ज्योति कंवर, आप भी म्यूट करो अपने आप को। तो कोई एक कंपनी है जो स्टेनलेस स्टील का काम करती है या लेदर का काम करती है, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। अब वो कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए। आप लोग जो शूज पहनते हो, जूते पहनते हो, चप्पल पहनते हो, वो लेदर का रहता है, सिंथेटिक का रहता है, बहुत से आजकल मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक के चप्पल्स भी आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को यूज करके बनाते हैं। बट आप लोगों को मार्केट में जो चप्पल, स्लीपर्स या जूते या स्नीकर्स जो भी मिल रहा है, वो खरीदना, वो पहनना और वो बनने के बीच में एक लंबा चौड़ा डिफरेंस है। जो सामान है, माल है, वो कहाँ से आ रहा है, उसका गोडाउन कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव की जो कंपनी जो जूता बना रही है उसका कंपनी कहाँ पे, पहला बात समझना। अब उस कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए अपने सामान को प्रोड्यूस करने के लिए। अब रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रहा है, यहाँ पे उसको क्या देना पड़ेगा, एक्सपेंस करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर है ये सब, उसके कॉस्टिंग है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है एक जूता बनाने में, ठीक है। रॉ मटेरियल लेगा, रॉ मटेरियल लाने का भाड़ा देगा, रॉ मटेरियल ला के छोड़ने का, उसको डंप करके उतारने का भाड़ा देगा, देन रॉ मटेरियल को मशीनरी में डालेगा, उस मशीन को खरीदेगा, उसका भाड़ा देगा, जो लेबर, जो वर्कर उस मशीन के अंदर या कंपनी या फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उसको भाड़ा देगा, उसका सैलरी देगा या उसका कमीशन देगा, जो भी देगा। उसके बाद ये काम होगा, जूता बनेगा, जूता को फिर वापस गोडाउन में सप्लाई करना, उसका किराया देगा। ये सारी चीजों में क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर लग रहा है, खर्चा लग रहा है। ये तो हो गया सामान के 0 से लेके 100% तक बनने तक का काम, ठीक है। इसके बाद दूसरा फेस आता है, सामान पहुंच गया मान लो बिलासपुर में। अब वो बिलासपुर में डिफरेंट जगह में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो हम लोग एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं नाइक का शूज। अब नाइक इज अ गुड ब्रांड, ब्रांडिंग में खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। नाइकी में बड़े बड़े फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स के स्टार्स लोगों को लिया जाता है, जिन लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आपको, आप लोगों का कोई विराट कोहली फेवरेट है, किसी का युवराज सिंह, किसी का महेंद्र सिंह धोनी, आपने देखा, आपको लगा नहीं यार मेरे को भी यही वाला शूज चाहिए, आप वहां गए, जाके आपने शूज ले लिया। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर शूज टू द सेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर शूज, मतलब आपका बनने से लेके उस सामान के इंड कस्टमर, इंड यूजर कौन है, हम लोग हैं, बिकने तक एक लंबा चौड़ा कॉस्ट लगता है, ठीक है। वो कॉस्ट जब हम सामान बेच देते हैं तो हमको क्या रूप में आ जाता है, रिवेन्यू आ जाता है। रिवेन्यू, अभी मैं प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा हूं ना, रिवेन्यू आया है। प्रॉफिट कब होगा, उस रिवेन्यू से। मान लो 500 रुपया का आपने सामान बनाया, उसको 900 रुपया में बेचा, ठीक है। 500 में बना, पूरा टोटल कॉस्ट आया 500, ये दुकान के पहुंचते तक सामान में 300-400 मार्जिन कमा के 900 रुपया में बेच दिया। तो 900 माइनस 500, 900 इज योर रिवेन्यू, 500 रुपया इज योर कॉस्ट, और जो बीच का बचा 400 रुपया, दैट इज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो कभी भी आप लोग रिवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज मत होना, पहला बात। रिवेन्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, या सॉरी कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, सिंपल, या दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लो। आपको प्रॉफिट निकालना है तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। मान लो कोई सामान 900 रुपया में बिका, बनाने में उसको 600 रुपया लग गया, तो प्रॉफिट आया आपका 300 रुपया का। मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया कि हर कंपनी इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे काम करती है।
कोई भी उपज कर रहा है, चाहे वो फार्मर हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी प्रकार का कंपनी में कोई एक सामान भी बन रहा है, उनका सबका मेन अल्टीमेट मोटिव होता है कि हम सामान बना के बेचें और उससे हमारा मुनाफा हो। कंपनियों को ये मुनाफा कमाने के लिए बहुत हद तक अपना कैपिटल लगा के कंपनियां स्टार्ट करती हैं काम धाम, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 उनका बिजनेस एक्सपेंड करते जाता है, बढ़ते जाता है, तो उनको जरूरत होती है पैसे की। लास्ट चैप्टर में ये देखे कि कंपनियां बहुत बार क्या करती हैं, मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती हैं। शेयर लॉन्च करती हैं, क्यों लॉन्च करती हैं? फंड के नीड के लिए। शेयर लॉन्च करी, फंड का नीड था, कंपनियां फंड पा गई, पाने के बाद उस फंड को और इन्वेस्ट की और एक्सपेंशन की अपने बिजनेस का, और उससे पैसा बना के आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है और आपके शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बहुत बार क्या होता है, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, इनको भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है। मैं अभी मेजरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बोल रहा हूँ ना। अब गवर्नमेंट, बी इट कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट, बी इट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपका राज्य सरकार है कि भारत सरकार है या कोई भी है, इन सब को भी बहुत बार ऐसा होता है कि पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है। इनको पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है? प्लीज अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए। क्या क्या रीजन है कि इनको पैसे की जरूरत पड़े? बोलिए। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, इसके लिए। ठीक, और बाकी लोग सब आंसर दोगे ना? मैं देख रहा हूँ 61 लोग हैं, कम से कम 20 आंसर चाहिए मेरे को, 20 डिफरेंट लोगों से। 69 लोग हैं, चलो बोलो। अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट बना रहा हो तो? कंपनी नया प्रोडक्ट बना रही है तो? मैं अभी भाई गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ ना, थोड़ा गवर्नमेंट वाला बताओ ना। सर जैसे कोई योजना के लिए कोई नई योजना निकाले उसके लिए। ठीक सर जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है ना, नागरिक आपदा जी, उससे लड़ने के कहीं लिए जी, और फ्लड वगैरह आ गया, ये फिर नया प्लान निकालना है कि आज से ये योजना स्टार्ट होगा, रोजगार के लिए स्कीम निकालना है, उसके लिए सर। और अपनी आर्मरी पे खर्च करने के लिए, सर सेना पे खर्च करने के लिए चाहिए होगी इसको। वेरी सर गुड। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए। गुड। और आप लोग थोड़ा बेसिक को मिस कर रहे हो, थोड़ा सा सोचो ना, और बेसिक्स, एकदम बेसिक्स में जाकर। सर स्मॉल स्केल बिजनेस को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। ओके, और बेसिक? सर सरकारों से टैक्स कम आया तो सरकार को और पैसे की नीड है, इसके लिए। क्या 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 भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आई भाई। सर जैसे कि सरकार को टैक्स कम आया, सरकार की रेवेन्यू कम हो गई और सरकार की नीड ज्यादा है, इसलिए वो। ओके, हाँ, दैट इज अ गुड पॉइंट। और सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। सुपर्ब। और आर्थिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए सर। गुड गुड गुड। हाँ, और सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल में खर्च करने के लिए। गुड। सो यू हैव आंसर्ड, यू ऑल हैव आंसर्ड फेयरली वेल। आपने बहुत सही बात पकड़ा। प्लीज म्यूट योर ऑल डिवाइसेस। सीन क्या है कि जो भी गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट पहले, हम सबसे पहले कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हैं, बेसिक्स पे। हमको पानी, बिजली, ठीक है, पानी, ये भाई आप महामाया कॉलेज रतनपुर म्यूट कर लो। पानी, बिजली, आपका इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक्स के सप्लाई के लिए। एक मिनट, ये कौन है? बेसिक्स के सप्लाई के लिए हम लोगों को गवर्नमेंट हमेशा कुछ कुछ करती है। जो अपने में सामर्थ्य है उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो सामर्थ्यवान नहीं है ना, जैसे कि बहुत से गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सब्सिडाइज करती है, उनको कह सकते एक प्रकार से उनका पालन पोषण करती हैं, जो अपने खर्च खुद नहीं उठा पा रहे हैं या उठा सकते हैं। In that condition, government have different plans for the everyone.
आपको अपनी बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करना, आपको जल, फूड, शेल्टर मतलब घर, आपको हॉस्पिटैलिटी, जिसने किसी ने कहा आर्मरी, बहुत सही, क्योंकि हमारे देश के जवानों के लिए भी बहुत ज्यादा फंड चाहिए। लेकिन क्या इन सब चीजों का रिटर्न इमीडिएट आने लगता है क्या? नहीं। आप लोग देखना, आप लोग के घर पे आते हैं कि नहीं, जैसे हमारे घर पे आए थे कुछ दिन पहले, रिवेन्यू ऑफिसर्स आए थे। किस लिए आए थे? कि वो सेल टैक्स लेने के लिए। अब सेल टैक्स पहले तो कलेक्ट होता है, कलेक्ट होके एक एक जगह से गवर्नमेंट, क्या होता है, गवर्नमेंट को फंड शुरू से लग जाते हैं, उनका एक्सपेंडिचर पहले ही हो जाता है, लेकिन उनका प्रॉफिट और रिवेन्यू आने में वक्त लगता है। ये जो जैसे कि मान लो जितनी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या कर रहे हैं? डेली का कंजप्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिजली बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ देखते कि हमारे घर में तो इतनी बिजली जल रही है, उसके घर में कितना ही बिजली जल जाता होगा, लेकिन जब आप ऐसा होल लेवल पे देखेंगे ना, रेलवेज बिजली से चल रही हैं, आपके बड़े बड़े पोर्ट्स बिजली से चल रहे हैं, आपका सारे कॉर्पोरेट बिजली से चल रहे हैं, हर कुछ बिजली से चल रहा है। कंजप्शन पहले हो रहा है, रेवेन्यू बाद में जनरेट हो रहा है। तो बात क्या है कि जो प्रोड्यूस करने से लेके उसका मुनाफा मिलने के बीच का जो गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए, या डे टू डे एक्सपेंसेस, जो डे टू डे खर्च आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कंपनी हो, उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट को या किसी भी कॉर्पोरेट को पैसे की जरूरत होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी आप लोगों ने जो बोला वो बहुत सही है, टैक्स के लिए पैसा चाहिए, ये सब गवर्नमेंट का काम है। अभी आगे आएगा, हम लोग देखेंगे और क्या क्या हमें लगता है। तो इसके लिए इन्होंने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए, स्टार्टिंग विद द ट्रेजरी बिल। जो ट्रेजरी बिल को टी बिल्स भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मनी मार्केट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल को भी, अब मैं एक चीज बता दिया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड बेसिकली टू जनरेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लोन लेने के लिए हम लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। ट्रेजरी बिल में क्या होता है? ट्रेजरी बिल एक ऐसा बिल है जिसमें मैक्सिमम आप 364 डेज तक का ही लोन ले सकते हो, उससे ज्यादा का लोन आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है, मिनिमम इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जैसे अब यहाँ 3 डेट मैंने लिखा है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ऐसा नहीं कि सर मैं 93 दिन के लिए लोन ले सकती हूँ क्या? नहीं, आप नहीं ले सकते मैम। यस सर, बिकॉज उन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया है कि इतने इतने दिन का हम इशू करेंगे। आप ले लीजिए 91 दिन, आप 91 दिन के लिए लोन लेंगे, आपको 92वें दिन नहीं मिलेगा, आपको 91 दिन में खत्म करना पड़ेगा। हॉलीडे पड़ गया अगर मान लो संडे, 91वां दिन संडे पड़ गया, तो वो T+1 यानी हॉलीडे के अगले दिन में वो मैच्योर होगा। एक बात ये याद रखना कि अब मेरे को इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये इशू कैसे होता है, क्या है इसका सिस्टम। क्या ट्रेजरी बिल कोई भी खरीद सकता है? खरीद सकता है क्या? हाँ या नहीं? ले सकते हैं सर। खरीद सकते हैं, ठीक। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल में जनरली गवर्नमेंट को मान लो फंड चाहिए 50,000 करोड़ रुपया। गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया कि भैया मैं ना ट्रेजरी बिल इशू कर देता हूँ, मेरे को तो 1 साल के लिए फंड चाहिए, या मेरे को ना 6 महीना के लिए चाहिए। 6 महीने के लिए कौन सा फिट बैठेगा? 182 दिन वाला बैठेगा। 6 महीना के लिए मेरे को फंड चाहिए, मैं ट्रेजरी बिल इशू कर देता हूँ। और पहले से इश्तिहार दे दिए कि मैं 8.25% में ट्रेजरी बिल लॉन्च कर रहा हूँ। जो भी उपभोक्ता या कंज्यूमर इंटरेस्टेड है वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट ट्रेजरी बिल 8.25% ब्याज में ले सकते हैं। एक फिक्स्ड रेट फिक्स कर दिया कि हाँ दादा इतने रेट में ये लॉन्च हो रहा है। अब उत्सुक लोग एकदम जागरूक हो गए, ट्रेजरी बिल लेना है, ट्रेजरी बिल लेना है। ये 25-25 हजार में लॉन्च होता है ना ट्रेजरी बिल, 25,000 के लॉट में 25,000 डाल दो ट्रेजरी बिल में, एक पेपर 25,000 का, 25-25 हजार रुपए का। और जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया पड़ा था तो उन्होंने 1 लाख रुपया की ट्रेजरी बिल ले ली, मिनिमम वैल्यू 25,000। उन्होंने बोला चलो भैया हमको चाहिए, हमने ट्रेजरी बिल ले लेते हैं। 1 लाख रुपया उन्होंने ट्रेजरी बिल में क्या कर दिया? डाल दिया, ठीक है। 8.25% में लॉन्च हुआ। जैसे ही मार्केट खुला ट्रेजरी बिल का, पहले अनाउंसमेंट हुआ था 8.25%, डिस्काउंटेड प्राइस 8.25%।
जैसे ही मार्केट खुला, डिमांड बहुत ज्यादा था, ट्रेजरी बिल का प्राइस बढ़ के 8.25 से 9.25%। अब 9.25% उसका क्या हो गया, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हो गया। 6 महीना के बाद जब गवर्नमेंट को पैसे का जरूरत था तो आपसे क्या ले लिया, 1 लाख रुपया ले लिया, बदले में आपको एक तो पकड़ा दिया कागज। कागज ये लिखा है, प्रोमाइजरी नोट लिखा है कि मैं धारक को 6 महीने के बाद 9.25% या 8.25% ब्याज में 1 लाख के ऊपर इतना रुपए पे करूंगा, यानी दूंगा इतने दिन के बाद। 6 महीने बाद तक आप पैसा अपना प्रोमाइजरी ट्रेजरी बिल पकड़ के बैठे हैं और गवर्नमेंट आपका फंड रखा है। आफ्टर 6 मंथ ऑफ टाइम आप जाएंगे, आपका ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी डेट आ चुका है, यू सरेंडर योर ट्रेजरी बिल और आपका 1 लाख रुपया आपको 1,08,250 रुपया बन के मिल गया। आपको फायदा हुआ ब्याज का, गवर्नमेंट को फायदा हुआ जरूरत में पैसे का। यही कॉन्सेप्ट सब जगह लगेगा, तो मैं इसलिए पहले बता दिया, आप सब जगह इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। तो टी बिल्स यही होता है। टी बिल्स जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, आजकल स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, और कमर्शियल बिल्स भी होती हैं जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉर्पोरेट्स लॉन्च करते हैं। तो टी बिल समझ में आ गया। नेक्स्ट, कमर्शियल बिल। एक मिनट रुकिएगा। कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल जो होती हैं वो बेसिकली किनके द्वारा इशू की जाती है, मैंने बता दिया, गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं की जाती है, ये जनरली कॉर्पोरेट्स के द्वारा या कमर्शियल फर्म्स के द्वारा इशू की जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या बैंक्स के द्वारा इशू की जाती है। बट अभी इंडियन मार्केट में कमर्शियल बिल्स का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, उतना ज्यादा यूज में नहीं लाया गया है जितना कि टी बिल्स जनरली यूज की जाती है। The third one is a certificate of deposit. डिपॉजिट जान रहे हो, हर प्रकार का डिपॉजिट्स होता है। डिपॉजिट मतलब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करें एफडी, तो बदले में क्या देता है, बैंक के पास हमारा पैसा पड़ा है और बैंक हमको पकड़ा दिया कागज। सिंपल एफडी से रिलेट करना ना, हम बैंक को लाख रुपए दिए, दादा हमारा 2 लाख रुपए का एफडी बना। बैंक बोला जी सर, एक तो फॉर्म भरा, आप साइन करें, आपका एफडी बनाया, बदले में आपको एफडी रिसीट दे दिया। कितने साल के लिए बनाऊं सर, 1 साल के लिए बना दो, 12 महीना 2 दिन का बना दो, बना दिया। 12 महीना 2 दिन बाद आपका डिपॉजिट अपने आप मैच्योर होकर आपके अकाउंट में गिर जाएगा, अगर आप ऑटो रिन्यू का ऑप्शन टिक नहीं करवाए हैं तो, कि मतलब 1 साल बाद अपने आप फिर से एफडी बन जाए, वो वाला ऑप्शन टिक नहीं कराए हैं तो अपने आप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी उसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, जब किसी कंपनी को, गवर्नमेंट को जनरली या बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंड की जरूरत होती है तो इन लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देते हैं, ठीक है। और इसका मिनिमम टाइम 7 दिन, 7 दिन के लिए भी पैसा चाहिए तो 7 दिन के लिए कर सकते हैं। मिनिमम टाइम 7 दिन होता है, मैक्सिमम टाइम साल भर होता है, तो 7 दिन से साल भर के लिए इन लोग जनरली करते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनको गवर्नमेंट ने थोड़ा ज्यादा राइट्स देके रखा है, तो क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ज्यादा दिन के लिए पैसा चाहिए रहता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, तो 1 साल से लेके 3 साल के बीच के लिए इन लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अंडर सेक्शन 8081 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाम्प ड्यूटी एक्ट एज पर 1899 के तहत भी रजिस्टर्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो है ही, क्योंकि जितने भी प्रकार के चेक हैं, ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है जिस सर्टिफिकेट को या पत्र को आप देके बदले में पैसा ले सको, खत्म बात। तो ये भी रजिस्टर्ड है। जितने भी प्रकार के शेड्यूल्ड बैंक है, रूरल बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, हर कोई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा परमिटेड है कि आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वक्त आने पे, जरूरत आने पे आप इसको इशू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है रीपर्चेज एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट कुछ नहीं है, रीपर्चेज एग्रीमेंट में हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे, एक रिपो रेट पढ़ेंगे और एक रिजर्व रिपो रेट पढ़ेंगे। अब बताओ
चलो अनम्यूट करते जाओ फटाफट, और रिपो और रिजर्व रिपो रेट के बारे में बताओ मेरे को। आप लोग जान रहे हैं, कल बहुत लोग बताए थे मेरे को, प्लीज बताते जाओ। सर हाँ बोलो। सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में थोड़ा और बताएंगे सर? हाँ मैं और बता देता हूँ, क्या इसमें जानना है भाई? सर थोड़ा समझ नहीं आया इसको, एक बार और मतलब। हाँ 1 मिनट दो मेरे को ना। देखो आप एफडी वगैरह किए हैं क्या? आप किए हैं या घर में फादर वगैरह किए हैं क्या? हाँ सर, फादर के। हाँ पापा किए हैं ना। हाँ, देखो एफडी में मैं एफडी से लिंक कर रहा हूँ, ये एफडी नहीं है ना, मैं एफडी से लिंक कर रहा हूँ। एफडी करते हैं तो हम लोग जैसे बैंक जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दादा मेरे पास 2 लाख रुपया है या 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, आप प्लीज इसका एफडी बना दो। तो बैंकर क्या बोलता है, जी सर मैं कर देता हूँ, कितने दिन का बनाना है सर? वो बोला 1 साल का बना दो। 1 साल का ब्याज क्या चल रहा है सर? 7% रेट ऑफ रिटर्न है सर, आप बना दो। ठीक है सर, 1 साल बाद 1 लाख का बनाए हो तो 1,07,000 रुपया मिलेगा। ठीक, ये एफडी का कहानी है। वैसे ही जब गवर्नमेंट को, ये भी वही चीज है, कमर्शियल बिल ट्रेजरी बिल टाइप है, कि जब गवर्नमेंट को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी कॉर्पोरेट को, किसी कंपनी को, रूरल बैंक को, रीजनल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, किसी को जब पैसा का जरूरत पड़ता है तो उन लोग 1 साल 7 दिन 8 दिन से लेके 1 साल तक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देते हैं। मतलब तुमको जैसे पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे पास आया, मैं तुमको बोला कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, तो तुमने बोला कि ठीक है सृजन ये आप रखिए, मैं बोला मेरे को 50,000 चाहिए, आपने मेरे को 50,000 दिया। मान लो तुमको ये इंस्टीट्यूशन हो और बदले में आप मेरे को आपको मैंने दे दिया एक प्रोमाइजरी नोट, एक कागज दे दिया, उसमें ये लिखा रहेगा, वो गवर्नमेंट का पेपर रहेगा, उसमें ये लिखा रहेगा कि 6 महीने के बाद मैंने इनसे 1 लाख रुपया लिया है, 6 महीने के बाद मैं इनको इतने ब्याज के साथ इतना पैसा लौटाऊंगा। अगर मैं मान लो 6 महीने बाद तुमसे अगर 50,000 रुपया लिया हूं और मैं नहीं लौटाऊंगा, तो तुम उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मेरे को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि सृजन शर्मा ने मेरे से 50,000 रुपया लिया था, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लिया था, 6 महीने बाद मेरे को लौटाऊंगा बोला था और अब मेरे को मुकर रहा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सीधा मेरा कॉलर पकड़ेगी और मेरे को अंदर करेगी, मेरे से हर्जाना 50,000 निकलवा के तुमको देगी। सो वो एक प्रकार का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रोमाइजरी नोट होता है। प्रॉमिस कर रहा हूं मैं कि मैं धारक को इतने दिन बाद पे करूंगा। जनरली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या प्रोमाइजरी नोट जनरली जमीन वमीन लेते हैं, गिरवी रखते, तो उसके केस में बनवाया जाता है ना। सो प्रोमाइजरी नोट या कह लो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह लो, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। जब किसी भी फाइनेंशियल गवर्नमेंट को, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को पैसे का जरूरत पड़ता है तो वो इशू कर देती है, बदले में पैसा ले लेती है। टाइम आने के बाद पेपर को वापस करो, पैसा को अपना ले जाओ विद ब्याज, क्योंकि आप 1 साल तक मेरे को अपना पैसा दिए, मेरे पे विश्वास रखे, तो लो दादा 7% का ब्याज। सिंपल। अब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। हाँ चलो, ट्रेजरी और जो बॉन्ड होता है लगभग सेम ही होते हैं क्या? ट्रेजरी और जो बॉन्ड होते हैं, सरकार जो बॉन्ड लाती है, they are different. अभी we will see in the next chapter, when we will discuss government securities. जी सर। रिपो रेट और रिजर्व रिपो रेट बोलो फटाफट, चलो। यस सर। सर जब जी सर बैंक से सर वो रेट जिससे आरबीआई बैंक को लोन लेंड करता है, कौन सा है मेरे को ये बताओ, मैं कंफ्यूज हूं। रेपो रेट रेपो रेट में आरबीआई लेंड मनी टू बैंक। ओके, रिजर्व में सर जब सपोज रिवर्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। क्यों चाहिए भैया पैसा इन लोगों को, दोनों को? तो बैंक को चाहिए रहता है, इन्फ्लेशन अगर हो गया या फिर मतलब मनी की डेफिशिएंसी हो गई अगर मतलब बैंक में, तो अच्छा, लिक्विडिटी इंजेक्शन समझते हो? हाँ बोलो। मतलब जब मतलब मनी की मतलब कैश का जब कमी हो जाता है तो फिर आरबीआई बैंक को एक्स्ट्रा मनी लेंड करता है, जब मतलब मार्केट में जब वो किसी करता को है। पैसा देने के लिए बैंक के पास
करंट में कोई पैसा नहीं रहता है तब हाँ। आरबीआई से वो लोन ले लेता है। तो लिक्विडिटी मतलब आरबीआई लिक्विडिटी दे देता है कि आप अभी करंट में लीजिए, पैसा Cash. लीजिए, से काम कर लीजिए। मैं बताता हूँ, सही बोल रहे हो आप लोग। होता क्या है, आरबीआई होलसेल बॉडी है, बाप ऑफ ऑल बैंक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंक ऑफ बैंक्स। कल के डेट में सारे बैंक को एक चीज पता है, आप लोगों को मैंने बताया था, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। सीआरआर इसका फुल फॉर्म बोलो। कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का स्टैट्यूटरी रिजर्व। लिक्विडिटी रेशियो। वेरी हाँ, गुड। तो हर बैंक को आरबीआई के साथ एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। सीआरआर और एसएलआर का मतलब ये है कि सीआरआर यानी एक अपनी टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स का, समझना इस चीज को, टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कहने से मतलब है अगर एक साल का वक्त है, एक साल में किसी बैंक के पास 3000 करोड़ रुपया आया है, तो उसका अभी सीआरआर का रेट शायद 4.5-5% चल रहा होगा, 4.5% आरबीआई के साथ मेंटेन कर रहा है, यानी आरबीआई के पास उठा के डिपॉजिट को रख देना है 4.5%। आम भाषा में मतलब अपना पैसा उसके पास रखना है कि कल के डेट में अगर मेरे से कुछ नौटंकी हो गया तो मेरे 4.5% से वो मेरे कस्टमर्स का हर्जाना को चुका देगा। वैसी एसएलआर होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसमें कैश नहीं रखना पड़ता, उसमें कैश के इक्विवेलेंट सामान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखना पड़ता है। अब कैश के इक्विवेलेंट सामान क्या होता है, जिसको इमीडिएट कैश में कन्वर्ट कर सके, जैसे कि गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट पेपर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई विदाउट एनी बाउंडेशन वाले ना, जिसमें कोई लॉक इन पीरियड में, या कुछ और अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिनमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं हो, जिसको जरूरत आने पे इमीडिएट में अपना किसमें क्या बोलते हैं यार, कैश में कन्वर्ट कर सकते। एसएलआर का प्रपोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, 18% 19% तक भी मेंटेन करना पड़ता है। तो बैंक की कमाई का तो 24-23% तो यही निकल जाता है आरबीआई के साथ मेंटेन करने में। इसके बावजूद बैंक बिजनेस कर रहा है, करोड़ों में प्रॉफिट अर्न कर रहा है। उस करोड़ों के प्रॉफिट में भी बहुत बार सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि गवर्नमेंट अपना सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाते, कमर्शियल बैंक्स भी अपना सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं कर पाते आरबीआई के पास, क्योंकि उनके पैसे कहीं और फंसे रहते हैं। उनके पास पैसे हैं, उनका काम धाम अच्छा है, लेकिन नहीं मेंटेन कर पाते। या अचानक से किसी कॉर्पोरेट को, किसी बैंक को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई एक्सपेंशन के लिए, काम धाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। बैंक ने सोचा कि मैं 25 और ब्रांच डालूंगा यार, लेकिन है पैसा नहीं है। तो वो क्या बोलेगा, आरबीआई में जाएगा, बोलेगा कि सर आप मेरे को कुछ दिन के लिए लोन दे दो। लोन किस रेट में देगा, रिपो रेट में देगा। जैसे कि सर मैम ने बताया, जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार पे देता है तो उसको हम लोग रिपो रेट बोलते हैं। क्यों उधार पे देता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसको उधार पे दे दिया। इसका उल्टा बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ जाए। मान लो इकोनॉमी से पैसा खींचना है, बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा आ गया है, हर चीज का वैल्यू ऑफ मनी गिर गया है, और लेकिन मनी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी 50 का सामान 150-150 रुपया में मिल रहा है, बहुत ज्यादा। जिसके पास देखो उसके पास पैसा। एक कोई कंट्री है, मैं उस दिन पढ़ रहा था, जिसमें अगर आप एक अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने फ्रेंड के साथ आप अगर फूड लेने या वो लेने रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए, सो यू हैव टू कैरी 2 or 3 बैग्स, आपको 2 या 3 बैग लेके जाना पड़ता है जस्ट खाना जिम्बाब्वे। हाँ, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था, देश में बोल रहा हूँ। Yes. So, हाँ, maybe it is Zimbabwe. ये it was happened with Zimbabwe in few years back, I think. So और अभी ऐसा एक recent country है जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर you have to take a dine with your partner or anyone, आपको जाना है, आपको 2 या 3 अटैची या सूटकेस भर के पैसा लेके जाना पड़ेगा। यानी आप खाओगे थोड़ा सा सामान तो इंडियन करेंसी में कितने का बिल बना, तो भैया 40 करोड़, तो 40 करोड़ का आप खाना खा के आओगे, इस टाइप का हिसाब हो गया। इतना करेंसी है लोगों के पास, तो वैल्यू ऑफ मनी। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा नोट छाप के लोगों को बांट दी,
हाँ इसके कारण ऐसा हो गया। हाँ, तो इसके कारण क्या होता है कि वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है। लोगों को क्या लगा कि करेंसी तो अपने हाथ में है, मशीन भी अपने घर का है, छापो जितना छापना है छापो। तो ऐसे नहीं होता ना, उसका एक वैल्यूएशन होता है, और वैल्यूएशन हमेशा इकोनॉमी गोल्ड स्टैंडर्ड पे होता है वर्ल्ड वाइड। तो इस कारण से, तो वैसे ही जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनको लगा मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो वो रेट्स को बढ़ा देंगी, कम कर देंगी, वो वी विल सी इन अ डिफरेंट स्लाइड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मान लो ऐसा है कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा उधार पे देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई, जैसे कि आप लोग कुछ देर पहले बोल रहे थे, कोई योजना लाने वाली पूरे देश के स्तर पे, कोई देश के स्तर पे योजना लाने वाली, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने बोला कि अरेंज करो, मेरे को फंड चाहिए, 50,000 करोड़ रुपया चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 40,000 करोड़ है, तो 10,000 करोड़ रुपया वो 2-3 बैंक से क्या ले लेगा, लोन ले लेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब लोन लेता है अपने काम के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ रिजर्व रिपो रेट। रिपो रेट विल बी ऑलवेज 1% हायर देन द रिजर्व रिपो रेट। यानी आरबीआई जो पैसा उधारी में देता है, अगर वो 8% है, तो आरबीआई जो उधारी में पैसा ले रहा है वो 7% रहेगा। आरबीआई हमेशा 1% कम में, क्योंकि वो तो होलसेल है, उससे कौन लड़ेगा। तो ये रिजर्व रेपो रेट और रिपो रेट का कहानी है। इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक में वही लिखा हुआ है कि रिपो रेट और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। जब आरबीआई को पैसा देना होता है बैंक को, तो बैंक को आरबीआई पैसा दे रहा है ना, लेकिन बदले में अपनी कुछ ना कुछ गिरवी तो रखेगा, तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख देता है, या एसएलआर और सीआरआर का परसेंटेज बढ़ा देता है, तो इसको रिपो रेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी। मार्केट में पैसा है नहीं, मान लो कोई एक बैंक है, और वो बैंक पूरा लोन बांट डाला है, और लोन का पैसा का वसूली नहीं हो रहा है, जिससे बैंक का एनपीए बढ़ते जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पीएनबी का क्या बढ़ गया था, 4,500 करोड़ का एनपीए पकड़ाया नीरव मोदी केस में। 4,500 का एनपीए पकड़ाया, मीन 4,500 करोड़ रुपए का लोन का अमाउंट को पे ही नहीं किया गया। सो दैट इज कॉल्ड एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आरबीआई मार्केट में जब पैसा ढीलती है और कमर्शियल बैंक जब पैसा लेते हैं उधारी में, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंजेक्शन। मार्केट में पैसा आ गया, अभी आरबीआई ने रिपो रेट को एकदम गिरा दिया था, आप लोग पढ़े होंगे कोरोना वायरस के टाइम पे, क्योंकि मार्केट से तो पूरा पैसा उठने लग गया था, बैंक से सब अपना पैसा निकाल रहे हैं, कब बैंक बंद हो जाए, देश की इकोनॉमी गिर जाएगी, क्या क्या नहीं रूमर्स फैला था। सब अपना पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, लोगों के काम धाम ठप हो गए, सबका सेविंग्स में जिंदगी चलने लग गया, सारे चीजों के दाम बढ़ गए, 5 रुपए का सैनिटाइजर 50 रुपए का सैनिटाइजर 500 में मिलने लग गया, तो सब चीजों के दाम बढ़ गए, लोगों के पास मार्केट में पैसा नहीं रहा। तो आरबीआई ने क्या किया, रिजर्व रिपो रेट को एकदम कम कर दिया। रिपो रेट को कम करने से मार्केट में पैसा आ गया, क्योंकि कमर्शियल बैंक पैसा उठा लिए। अब कमर्शियल बैंक के पास क्यों पैसे की कमी हुई, कमर्शियल बैंक के पास इसलिए पैसे की कमी हुई, जो है उस पैसे को भी लोग निकालने लग गए, और लोन जो बांटा हुआ है कमर्शियल बैंक ने, उसका ईएमआई कोई नहीं चुका रहा था, ज्यादा काम ही नहीं चल रहा है, कहाँ से, तो कमर्शियल बैंक भी कहाँ से चलाएंगे, तो उन्होंने कम रिपो रेट में पैसा उधार ले लिया। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंजेक्शन। उल्टा केस, जब मान लो बहुत ज्यादा पैसा हो गया है आरबीआई के पास, आरबीआई बोलता है दो, सब पैसा को दो, मैं ब्याज देता हूँ, मेरे को जरूरत है, मैं कुछ गवर्नमेंट के फंड में या काम में लगाऊंगा। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी। तो ये दोनों टर्म याद रखना कि लिक्विडिटी इंजेक्शन कब लगता है रिपो रेट के केस में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी कब लगता है रिजर्व रिपो रेट के केस में। वही जो बेनिफिट्स मैंने बताया, आरबीआई अंडरटेक्स रिपो रेट एंड रिजर्व रिपो रेट ट्रांजैक्शन आइदर टू पंप इन द लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम और रिमूव द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। इवन सीआरआर और आरबीआई को, सीआरआर और एसएलआर को भी मेंटेन करने के लिए रिपो और रिजर्व रिपो रेट का यूज, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को बताया। इसके बाद कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स मींस सीपी। कमर्शियल पेपर भी बड़े बड़े कमर्शियल्स के द्वारा इशू किया जाता है। ये हमेशा 5 लाख रुपया के लॉट में ही इशू किया जाता है। ये मिनिमम 7 दिन से 1 साल के लिए इशू किया जाता है। दैट्स इट। है वही, कमर्शियल कंपनी को, फॉर्म्स को पैसा चाहिए, बोले भैया हमको पैसा चाहिए, आप हमसे कमर्शियल पेपर ले लो, 3 महीने के लिए चेक दे दो,
और 5 लाख रुपए के लॉट में 15 लाख को उठा लिया, कोई 5 लाख को उठा लिया। तो कमर्शियल पेपर भी कॉन्सेप्ट वही है, नाम अलग अलग है, कोई कंपनी इशू करता है, कोई गवर्नमेंट इशू करता है, ऐसे। So this was your chapter 4. We have completed money market instrument and capital market instrument. Basics of ये कर लिए। इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर बचता है इस टोटल मॉड्यूल्स में। पहला है आपका डेट मार्केट पढ़ेंगे जो शायद आज या कल, और उसके बाद आपका क्रेडिट रेटिंग। सो इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सर अगर आरबीआई को लोन चाहिए तो किसी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी होगा तभी तो वो लोन देगा ना उसको। हाँ मैम, तो होगा तभी तो उसको चाहिए होगा, इंटरेस्ट कमाने का मन होगा तभी तो दे पाएगा। हाँ वो तो डिपेंड करता है ना, उसको तो पता होगा ना कि इनके पास हर साल कंपनी बैंक्स को मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा कमा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सरप्लस मनी होगा। ऑल्दो दे हैव इन्वेस्टेड इन डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट करके रखे होंगे, बट एट द नीड ऑफ आरबीआई वो अरे इतना सरप्लस मनी हर बैंक के पास रखता है। जो नहीं रहता वो खुद आरबीआई की शरणों में रहता है कि सर पैसा दे दो, है ना। तो बैंक उतना तो जानता होगा आरबीआई की कहाँ से किससे कब पैसे फंड होते। जी सर वो जो आप सर वो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, बस प्लीज समझाएंगे। मैं बता रहा हूँ भाई। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, 1 मिनट। अब सपोज मान लो तुमको अभी कोरोना वायरस हुआ था, उसी से ही लिंक करता हूँ, ठीक है। कोरोना वायरस हुआ है, मान लो तुमने 15 लाख का लोन लेके रखा है फॉर एन एग्जांपल रिजर्व बैंक एसबीआई से, ठीक है। तुम अनम्यूट कर लो पहले, तो जो क्वेश्चन पूछे थे तुम अनम्यूट रखो। तुमने रिजर्व बैंक ऑफ मतलब पीएनबी से 15 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लेके रखा है, तुमने खुद लिया है, ठीक। तुम्हारी जॉब चली गई, तुम 12 लाख के पैकेज में हो, कहीं काम करते हो, तुम्हारी जॉब चली गई, कोरोना वायरस आया, कंपनी ने बोला दादा हमारे पास पैसा नहीं है, मैं 20,000 रुपया महीना का दूंगा। कहा 1,20,000 से तुम आ गए 20,000 में, तुम बोले भाड़ में जा, मेरे को नहीं करना ऐसा जॉब, मैं घर में बैठ लूंगा। 6 महीना बैठ गए, अपनी सारी सेविंग्स उड़ा डाले। अब मान लो ये पैंडेमिक कंटिन्यू होता है और तुमने 15 लाख का लोन लिया है, अब तुम्हारी सेविंग्स सारी खत्म, तुम्हारे इनकम बंद। ऐसे स्थिति में तुम क्या लोन चुका पाओगे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो? एक बात बोलो, नहीं मुश्किल होगा? हाँ। मुश्किल होगा अरेंज करने में। ऐसा बहुतों के साथ हुआ भाई, बहुतों के साथ, लाखों लोगों के साथ हुआ। सबसे पहले लोगों को क्या दिखता है कि यार मेरा उस बैंक में एफडी है, मेरा उस बैंक में सेविंग्स है, मैं वहां से पैसा निकाल लेता हूँ। फिर याद आया अरे मेरा ईएमआई है। लोगों की सैलरी, जो आईबीएम जैसी कंपनी जो लाख लाख रुपए सैलरी देती थी, दे हैव रिड्यूसेस देयर, आदमी का तो जो खर्चा है वो लाख रुपए के हिसाब से था ना, अब सैलरी को 30,000 कर दिया तो 30,000 के हिसाब से लाख रुपए का खर्चा को कैसे मैनेज करेगा? सही बात। कोई हाउस लोन लिया है, कोई कुछ लिया है, कुछ लिया है। ऐसे करके मार्केट से धीरे धीरे पैसा निकलने लग गया, लोगों की सेविंग्स खत्म होने लग गई, काम बंद हो गए, सब बेरोजगार हो गए, या फिर बिजनेसेस बंद हो गए। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का काम कैसे चलता है? डेली का गल्ला चलता है तो उनका ईएमआई, कार, स्टॉक, अय्यासी सब चलते रहता है। लेकिन जहां बंद हुआ तो उनका इतना सेविंग भी नहीं रहता, क्योंकि लोग अपना सब पैसा को फंसा के रखे रहते, कहीं जमीन में, कहीं बिजनेस में। अब अपने जैसे सोनार दुकान जाओगे तो इतना सारा सोना भर के रखे रहते हैं, और जब रेट हाई जाता है तो मस्त बेचते हैं उसको। लेकिन सब चीज सोना में फंसा है। अब उसको आप अभी मार्केटिंग में पैसा नहीं है तो सोनार भी अपना सोना को नहीं खपा पा रहा है, कोई खरीदेगा तब ना बेचेगा। जमीन का कोई लैंडलॉर्ड है, जमीन का प्लॉटिंग काट के रखा है, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो जमीन को कहाँ से बेचे? मार्केट पूरा ऑब्सोलेट हो गया, पैसे ही नहीं है मार्केट में। कमर्शियल बैंक्स के पास भी पैसे आने बंद हो जाते हैं। लोग ईएमआई, लोन, बैंक किससे चलता है? लोन का ब्याज से चलता है, लोन का इंटरेस्ट से चलता है। लोग पैसे ही नहीं देंगे तो ईएमआई से कहाँ से पैसा आएगा? लोगों ने ईएमआई देनी बंद कर दी, जो रखा सखा सेविंग था बैंक से वो भी निकालना चालू कर दिया, तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम हो गया, मार्केट से, इकोनॉमी से पैसा खत्म हो गया। अब इस कंडीशन में इंजेक्शन, लिक्विडिटी इंजेक्शन मतलब लगाना, इंजेक्शन लगाना मतलब मार्केट में पैसा ढील देना।
रिजर्व बैंक ने क्या किया कि भैया कमर्शियल बैंक के पास तो पैसे कम हो रहे हैं, इकोनॉमी में पैसे खत्म होते जा रहे हैं, लेट मी डू वन कि मैं रिपो रेट को कम कर दूं। रिपो रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक अगर 500 करोड़ ले रहा है अगर 7% ब्याज में, रिपो रेट को अगर 4% कर दिया कमर्शियल बैंक ये रिजर्व बैंक, तो 500 करोड़ लेने वाला आदमी 1000 करोड़ ले लेगा। दादा कम रेट में मिल रहा, पैसा ले लो, जरूरत है अभी तो। आरबीआई ने अपना रिपो रेट को कम कर दिया, बदले में कमर्शियल बैंक ने मार्केट से रिपो रेट से पैसा मतलब आरबीआई से पैसा उठा लिया और मार्केट में डिफरेंट जगह में जो अपने खर्च हैं, डेली डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए यूज कर लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर। इसका उल्टा कर दो, मार्केट में भतेरे पैसे पड़े हैं, जैसे कि वो जिम्बाब्वे का एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत पड़ा है। मान लो जिम्बाब्वे टाइप नहीं, करेंसी नहीं छापे, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, एक्सेसिव मनी आ गया है। आरबीआई को क्या लगा, नहीं भैया इतना पैसा मार्केट में रहेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी और वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगी कम। दिस इज द बेस्ट टाइम टू खींचो ऑल द पैसा फ्रॉम द मार्केट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देगी। रिजर्व रेपो रेट को बढ़ाने से कमर्शियल बैंक क्या होंगे, उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। वाओ, आरबीआई बहुत ज्यादा अच्छा रेट दे रहा है, क्यों ना मैं अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करा दूं। एक कॉन्सेप्ट ये बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, आरबीआई को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, बहुत ज्यादा ह्यूज मनी। आरबीआई किसको बोलेगा भाई, कमर्शियल बैंक को बोलेगा। कमर्शियल बैंक से लेके वो पैसा उसने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया, घुमा दिया अपने तरफ, ले लिया। तो मार्केट से पैसा पूरा निकल गया, निकला मींस एब्जॉर्प्शन होने लग गया, उड़ने लग गया पैसा, एब्जॉर्ब हो रहा है मार्केट से। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। सिंपल ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया तुमको? यस सर, क्लियर एकदम। ओके डन। सो और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? हाँ बोलो सर। वो जब रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में वो 1% का डिफरेंस वाला बताया ना जो, हाँ उसको एक बार सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। देखो, कोई भी चीज जब कोई एक बड़ा आदमी देता है छोटे आदमी को तो मनमानी करता है, वही बात समझ लो। क्योंकि आरबीआई इज अ होल सोल बॉडी। आरबीआई इज हमेशा, कमर्शियल बैंक भतेरे हैं बट आरबीआई कितना है, एक है ना। तो मोनोपोली है, काइंड ऑफ अ मोनोपोली। आरबीआई का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं आया। तो आरबीआई जब मान लो आरबीआई अगर किसी को लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को तो 8% में दे रहा है, लेकिन वही उल्टा जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करेगा ना, आरबीआई को जब लोन चाहिए रहेगा ना तो 7% में। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आरबीआई रिपो रेट हमेशा रिजर्व रिपो रेट से 1%, 0.5% तक ज्यादा होता है। ये जब छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब मैं ऐसे ही बताया, आप लोगों को पता रहेगा। और कोई? सर ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ना? हाँ। और सर बॉन्ड जो होता है वो कैपिटल मार्केट का होता है। बॉन्ड अभी आएगा नेक्स्ट यूनिट में, तब देखेंगे कहाँ है क्या। सर कैपिटल मार्केट लेकिन अपन पढ़ चुके हैं तो उसमें अपन तो सभी चर्चा नहीं किया उसमें। क्या कैपिटल मार्केट का अभी देखो, कैपिटल मार्केट में ये सब ट्रेड होते हैं, है ना। मनी मार्केट जैसे गवर्नमेंट जो बॉन्ड है वो गवर्नमेंट मार्केट में ट्रेड होते हैं, डेट मार्केट बोलते हैं। अच्छा जी सर। वो ना कैपिटल मार्केट है ना मनी मार्केट है। Those all are debt market, debt instruments बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसान पत्र योजना, विकास पत्र योजना, they all are government debt बॉन्ड बोलते हैं। तो डेट बॉन्ड डेट मार्केट में सेल होते हैं, शेयर्स कैपिटल मार्केट में सेल होते हैं। दिस ऑल ट्रेजरी बिल, रिपो रेट, कॉल, नोटिस मनी, दिस ऑल मनी मार्केट में सेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब्जी बाजार में कपड़ा बेच दो, ऐसा नहीं है। जी सर। सृजन, एक क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल में क्या डिफरेंट है? कोई डिफरेंट है कि कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल? कमर्शियल बिल सर मैम, मैं आप लोगों को बेसिक इसमें एक डिफरेंस होता है। बिल जो होता है जैसे ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल बिल है, नाम का अंतर है बस। बेसिक डिफरेंस नाम का है। टाइम पीरियड का अंतर हो सकता है, कभी कभी डिपेंड करता है कि कितने दिन के लिए कौन सा लॉन्च हो रहा है, लेकिन कोई खास ऐसा अंतर नहीं है। तो बोथ आर सेम। कमर्शियल पेपर भी आपका फंड रेज करने के लिए इशू होता है, बिल्स भी फंड रेज करने के लिए इशू होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप शायद उस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे होगे तो वो जब आएगा दैट वी विल सी दैट टिल लेटर। लेकिन कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
सर हाँ सर लास्ट क्लास में हम लोग ना डिविडेंड का एक वो किए थे। तो सर जो डिविडेंड होता है वो एक साल के लास्ट में कंपनी जो होता है अपना वो देती है, और जो सर शेयर प्राइस होता है जो घटता बढ़ता रहता है। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो शेयर प्राइस है वो घट बढ़ रहा है, और जो डिविडेंड है वो लास्ट में कंपनी कुछ परसेंट देती है जो। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, समझना, तुम अपना अनम्यूट रखना, ठीक है। जो कमर्शियल होता है ना, शेयर होता है डिमांड सप्लाई पे चलता है, कितना मांग है कितना खपत है। मैं शेयर का डिमांड सप्लाई नहीं कह रहा हूँ, मैं कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई नहीं कह रहा हूँ। मान लो अभी जैसे कि जितने भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, मैं फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स मॉनिटर कर रहा हूँ, 2 to 3 मंथ्स। सिप्ला कंपनी का नाम सुने होंगे, रेनबेक्सी, डॉक्टर रेड्डीज, डेविस लेबोरेटरी, ये जितनी कंपनीज है सबके शेयर एकदम गिरे थे। फॉर एन एग्जांपल सिप्ला का बोलता हूँ 350 रुपया का शेयर था, कल शाम को, परसों शाम को 814 रुपया हो चुका है। यानी अगर कोई बंदा ले लेता 30,000 का भी शेयर ले लेता तो आज उसका वैल्यू 80,000 होता विद इन 2 मंथ्स टाइम। क्यों फार्मास्यूटिकल सेक्टर अच्छा? क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर ही एकमात्र सेक्टर है जो अभी काम में आ रहा है। हॉस्पिटल सारे ओपन है, दम पेल एकदम मास्क सैनिटाइजर हो रही है, बरसात का सीजन आता है, सर्दी खांसी बुखार बढ़ जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना, कल के डेट में तुम लोग इन्वेस्ट करो ना करो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज अ कॉन्सेप्ट। जब भी ये मौसम चेंजिंग वाला रहता है ना, जनरली बरसात में तो लोगों को सर्दी खांसी जुकाम थोड़ा तबियत खराब ये सब होता है। सो फार्मास्यूटिकल्स चीजों का उपयोग उपभोग दोनों ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण उनके सामान बिकने लगते हैं। ये शेयर्स का बात हो गया। अब मान लो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, अभी Q1 का रिजल्ट सिप्ला ने दिया, शायद 3,000 करोड़ का Q1 में मुनाफा किया। सब किसकी वजह से कर रहा है? अपने शेयर होल्डर्स की वजह से तो कर रहा है, जो उनके कंपनी का शेयर लिए, जिस पैसे को लेके वो दूसरे जगह में इन्वेस्ट किया, उसे 4 पैसा और बनाया। तो उसका अच्छी कंपनियां क्या करती है ना, अपने ऑनेस्ट कस्टमर्स को, ऑनेस्ट स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स को ना अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है कि नहीं दादा अब जरूरत में मेरे काम आए, लो आप भी 5 रुपया रखो या 50 रुपया रखो मेरे मुनाफे को, उसको हम डिविडेंड देते हैं। ठीक है, ये डिविडेंड है। और शेयर इज अ डिफरेंट, शेयर तो अपना ऊपर नीचे ट्रेड होता रहेगा। तो जब कोई कंपनी अपने साल भर के प्रॉफिट का या मार्जिन का एक छोटा सा हिस्सा अपने जितने शेयर होल्डर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डन? यस सर।